ओके, ठीक है बेटा। आज जो बात हमने जिस टॉपिक के बारे में करनी है वो है पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो लिखें, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative if work done by or against the force in moving body, work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position. Initial and final position, and not on the path followed by the body. And not on the path followed by the body between initial and final positions. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, लिखें कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. Second, electrostatic force. इन दोनों ही फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में सेंटर टू सेंटर इन अ स्ट्रेट लाइन एक्ट करती है, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है Gm1m2 by r²। अगर ये m1 ये m2, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बॉडी ये रही और एक बॉडी आपके पास ये, और आप दोनों बॉडीज को मूव कराना चाहते हो तो आप एक बार तो उसको ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे करके यहां तक ले आओ। तो इट हार्डली मैटर्स कि आप कैसे लेके आए हो उसको, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल होगी वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि बॉडी ने कितनी हाइट लूज करी या कितनी हाइट गेन करी। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि किस पाथ पर वो मूव करके आया। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. So that is why these two forces are called conservative forces, because they depends upon the initial and final positions in a straight line, not on the path followed by the body in moving a body from one point to another point between the two points in fact. Now electrostatic force की अगर हम बात करते हैं तो let's say we have a charge q1 and is separated by another charge q2 by a distance r, तो फिर भी बेटा जो फोर्स है that will be k q1 q2 by r²। It hardly matters के चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है। अब कोई कहे कि भाई चार्ज ना आपने दो चार्जेस ये ले लिए, बट अब मैं एक तीसरा चार्ज उठा के यहां प्लेस कर दूं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता। कैसे कैलकुलेट होगी? इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की जो फोर्स होगी वो भी स्ट्रेट लाइन में होगी, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की फोर्स भी स्ट्रेट लाइन में होगी, और इसके बीच की फोर्स भी स्ट्रेट लाइन में होगी।
तो यानी यहां पर भी फोर्स कंजर्वेटिव है, यहां पर भी कंजर्वेटिव है और यहां पर भी कंजर्वेटिव है। इट हार्डली मैटर्स कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा था। ठीक है बेटा। Yes, sir. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस? लिखें प्रॉपर्टीज। अच्छा एक फोर्स और ऐड कर लो बेटा इसके अंदर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक तीसरी मैग्नेटिक फोर्स की ले लो। This force also depends upon the initial and final position, not on the shape. ठीक है। नेक्स्ट लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहला फर्स्ट पॉइंट है वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स depends only on initial and final position. Depends only on initial and final position. दूसरा work done by or against a conservative force never depends upon the path. Never depends upon the path followed by the body. Third, work done by or against, work done by or against in a round trip, work done by or against a conservative force in a round trip is always zero. ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय और अगेंस्ट इज जीरो। देखो जरा, इन अ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब हुआ बेटा अगर वो पहले यहां था, यहां से यहां आया और फिर यहां से वापस यहां चला जाए, एक बार उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, दूसरी बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सम करेंगे दोनों फोर्सेस का देन दिस विल गिव यू जीरो। ठीक है। Yes, sir. Sir, एक और बार इस टॉपिक समझा सकते हो? थर्ड पॉइंट। हाँ मैंने ये बोला वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई, अब दूसरे पॉइंट से वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाए तो नेट वर्क डन कितना होगा? जीरो। ओके सर। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी जाता है, बहुत सारे लोग इसको, अब सबका देखो अपना अपना तरीका होता है समझने का कि भाई एक सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट से था वो वापस वहीं आ गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, लोग कहते हैं वर्क डन जीरो। मैं यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ बात, यहाँ पर आप वो भी एप्लीकेबल कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। मैंने बोला कि बॉडी पहले इस हाइट से यहां से नीचे की तरफ आई, जब यहां से नीचे की तरफ आ रही है तो बाय साइन कन्वेंशन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूं कि नीचे से ऊपर जा रही है सेम हाइट पे सेम पोजीशन पे जा रही है, नाउ दिस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। इस केस में अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव था तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट वर्क डन अगर मुझे निकालना हो तो नेट वर्क डन हमने क्या सीखा था कि वर्क डन इज द समेशन स्केलर एडिशन। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव तो नेट क्या मिलेगा? जीरो। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ साइन कन्वेंशन सब बुक्स में सब जगह अलग अलग तरीके से है। कोई कहता है वर्क डन बाय द बॉडी
is positive. कोई कहता है work done against the body is positive. तो it hardly matters, आप अपने साइन कन्वेंशंस अप्लाई कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है? If you want to take work done by the body, ठीक है? और दूसरा होता है work done on the body. जब work done on the body हुआ, it means against the body हो रहा है, तो हमें बाहर से लगाना पड़ रहा है. बाहर से लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है? और अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो वर्क डन बाय द बॉडी है, वो बॉडी ने खुद से करा वर्क डन, तो लेट इट बी, ठीक है? उसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आपने लेना है, आप अपनी साइन कन्वेंशंस अप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, that work done by a conservative force, work done by a conservative force is completely recoverable. Work done by a conservative force is completely recoverable. अब recoverable का मतलब यही है, अगर work done by the body हुआ तो same will be the work done against the body, तो आपकी जो एनर्जी थी वो रिकवर हो गई, यानी इट गेट्स ट्रांसफर्ड कंप्लीटली, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर वर्क डन रिकवरेबल होता है, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लिखे नॉन कंजर्वेटिव. A force is said to be non-conservative if work done by or against the force, if work done by or against the force in moving a body depends upon, in moving a body depends upon the path between initial and final positions, the path between initial and final positions. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बेटा? यस सर। अब लेट्स से कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये रेस्ट पर थी, तो इसके ऊपर कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, आपने एक फोर्स अप्लाई किया एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए, लेकिन सरफेस और बॉडी के बीच में कुछ फ्रिक्शन तो था, तो नेट फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है. तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f, यानी यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो नेट F है ये अप्लाइड फोर्स से जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उससे हमें कम मिल रहा है ना? यानी जो आपका नेट F होगा, नेट F, ये वाला F, ये कम होगा किससे? अप्लाइड फोर्स से, ठीक कह रहा हूं? तो इसका मतलब जो लॉस हुआ यहां पर, दैट लॉस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इज व्हाई this particular, in this particular case, the work done is not recoverable, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। क्योंकि उसका लॉस हो गया वहां पर, तो इट इज नॉट रिकवरेबल. सेकेंड पॉइंट, यहां पर राउंड ट्रिप के अंदर वर्क डन जीरो नहीं होता, ठीक है? ठीक है बेटा? कैसे? देखो, लॉस ऑफ एनर्जी तो फिर भी रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं
कि आपको बाद में उस बॉडी को वापस लेके आने के लिए उतना वर्क डन नहीं कर। देखो क्या होता है कि सरफेसेस इन कांटेक्ट और मोशन पे भी डिपेंड करता है। एट टाइम्स क्या होता है, बहुत सारी चीजों में जब आप आगे की तरफ चलते हो तो आपको फ्रिक्शन, सर्टेन फ्रिक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें तो इट विल बी इजियर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे साइकिल की चेन है, ठीक है, अब साइकिल के पैडल्स को अगर आप आगे की तरफ मूव करने के लिए फॉरवर्ड अगर मारे तो साइकिल तो आगे चलती है, लेकिन चलते चलते साइकिल में अगर आप पैडल्स को पीछे मारना शुरू कर दें तो क्या साइकिल पीछे चलना शुरू करेगी? नहीं, लेकिन चेन पीछे की तरफ जरूर मूव कर रही होती है। होता है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पर वर्क डन रिकवर नहीं हुआ ना, जो आपने पीछे की तरफ करने की कोशिश करी। No, sir. सिंपल। तो फ्रिक्शनल फोर्स के केसेस में वर्क डन रिकवर नहीं होता, ठीक है? Yes, sir. तो ये आपके पास एक ऐसा केस है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, क्या मैंने आपको बेटा स्प्रिंग वाला केस करा दिया था लास्ट टाइम? Yes, sir. Spring system. हाँ समीर, हो गया था ऑनलाइन वाले? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में स्प्रिंग का। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। यस सर, हो गया था। ठीक है, आज बात करेंगे फिर अगले टॉपिक के बारे में, दैट टॉपिक इज कोलिजन। बोर्ड क्लियर कर दूं? बेटा बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। ठीक है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन। अच्छा, कोलिजन को अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन्स में अगर डिवाइड करने की कोशिश करें बेटा, तो वी हैव ब्रॉडली 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। जैसे कि एक होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है बेटा इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक को हम लोग प्लास्टिक कोलिजन भी कहते हैं, और एक होता है हमारा सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब ये चार अलग अलग तरह के कोलिजन्स हैं, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोलिजन जो कि हम लोग रोज देखते हैं, द मोर फेमस फॉर्म ऑफ कोलिजन इज इनइलास्टिक, ठीक है। अब हम क्यों कह रहे हैं इनइलास्टिक? हम इनइलास्टिक इसलिए कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक बॉल, ठीक है, आप अगर उस बॉल को ड्रॉप करो एक सर्टेन हाइट से, तो वो उतनी ही हाइट दोबारा से गेन नहीं करती है। क्लियर है? यस सर। क्यों क्यों नहीं कर पाती? कोई आइडिया क्यों नहीं कर पाती? ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी बेटा। जब भी कभी कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड होंगी, देयर मस्ट बी सम हीट एनर्जी इवॉल्व्ड देयर, एंड दैट हीट एनर्जी इज बेसिकली द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो जो हीट एनर्जी वहां पर जनरेट होती है, दैट हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जब भी कभी आपने एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो यहाँ पर आपने पकड़ के रखा है, तो वो एक हाइट पर है, इट मींस उसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रखी है। As soon as you drop it, you leave it from here, potential energy starts losing and kinetic energy, the ball starts gaining kinetic energy. अब जब वो kinetic energy gain करेगा, तो with the maximum velocity it hits the ground, तो उसको रिबाउंड करके वापस आना चाहिए था अप टू द सेम हाइट, बट नहीं होता क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। अब लॉस ऑफ एनर्जी होने की वजह से उस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता कि अगर मैंने उसको यहां से ड्रॉप करा था, तो वो
मेरे को हाथ ना हिलाना पड़े, वो यहीं पर वापस आ जाए। इट मींस वर्क डन यहां पर एग्जैक्टली रिकवर हो जाए, बट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब बॉल ने ग्राउंड को हिट करा तो ड्यू टू फ्रिक्शन मोमेंटरीली कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, तो वर्क डन कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, yes sir, अब ये आप ना डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो अलग अलग बॉल्स दिखाता हूं, ठीक है। उन दो बॉल्स से आपको एक जनरल आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग वर्क डन को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक देखो, ये मेरे पास एक गोल्फ बॉल, ठीक है। गोल्फ बॉल की बड़ी खास बात होती है कि ये अच्छा खासा बाउंस करती है हर तरह के सरफेस के ऊपर, ठीक है। बट अगर मैं इसको एक सर्टेन हाइट से छोड़ूं तो ये हाइट देखो, मैंने यहां पर पकड़ा है इसको, यहां से मैंने ड्रॉप किया था, ठीक है। तो इसने जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट लूज कर दी। अब ये इस बॉल की खास बात क्या है, क्यों ये इतनी हाइट गेन करता है? अगर मैं इतनी ही हाइट से एक क्रिकेट बॉल को ड्रॉप करता तो शायद वो उतनी हाइट गेन ना करती, क्योंकि क्रिकेट बॉल क्या होती है? लेदर बॉल होती है, उसके अंदर कॉर्क होता है, तो रिबाउंड करने के लिए उसके पास चांसेस कम होते हैं या एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब क्रिकेट बॉल लेट से, क्या देखो, अभी आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। इस क्रिकेट बॉल को अगर मैं उतनी ही हाइट से ड्रॉप करूं तो इट विल नॉट गेन द सेम अमाउंट ऑफ हाइट, ये उससे आधी हाइट भी गेन नहीं कर पा रही। अब इंपॉर्टेंट बात, एक तो द मटेरियल फ्रॉम विच दीज टू बॉल्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छी सीजन बॉल है, कुकाबुरा है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी मैंने, ठीक है। और ये एक नॉर्मल हमारे पास गोल्फ बॉल है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बॉल को अगर आप देखें तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ ग्रूव्स हैं, दिख रहे हैं ना, ये हेक्सागोनल ग्रूव्स। Yes, sir. ये जो ग्रूव्स होते हैं, इनके बीच में जब ये रिबाउंड करती है तो जो एयर इसके बीच में फंस जाती है ना, वो एयर इसको ज्यादा अच्छे से रिबाउंड कराने में हेल्प करती है। बट इस बॉल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, और ये सीम थोड़ा सा इसका प्रोट्रूड किया हुआ है बस, ठीक है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉल्स, ऑल्दो दिस मच इज मोर हैवियर, ठीक है। ये ज्यादा स्फेरिकल है, बट इसका सरफेस अनइवन है, इसका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ है, ओनली फ्रॉम द सीम साइड ये थोड़ा सा अनइवन है। बट रिबाउंड कौन ज्यादा करता है? ये ज्यादा करता है। अगर इसके बजाय मेरे पास एक क्रेजी बॉल होती तो वो क्रेजी बॉल इससे ज्यादा रिबाउंड कर जाती। तो अगेन क्रेजी बॉल का जो मटेरियल होता है, जैसे ही बॉल हिट करती है सरफेस को, वो कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने के बाद जब वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है अपने आप को, तो इट प्रोवाइड सम एनर्जी टू द बॉल, जिससे कि वो ज्यादा हाइट गेन करने की कोशिश करता है। एक स्प्रिंग इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस होता है ना, वो स्प्रिंग इफेक्ट एग्जैक्टली मिसिंग है इसमें। बट इसके अंदर जो स्प्रिंग इफेक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैप्ड बिटवीन दोज हेक्सागन्स, जो कि एग्जैक्टली यहां पर बॉल को उस सरफेस से हिट करते हुए उसके बीच में ट्रैप हो जाती है, वो उसको वापस ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज अ साइंस, देयर इज अ मैकेनिक्स बिहाइंड द रिबाउंडिंग ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो यहां पर जब हमने कोलिजन की बात की, इस कोलिजन में चार तरह के कोलिजन में से हमने देखा द मोर फेमस वन इज इनइलास्टिक, क्योंकि यहां पर एनर्जी के लॉसेस होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को ऑब्जर्व कर पाना या देख पाना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि अप्लाई वहां पर होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी देख पाएंगे। फिर बात आ गई परफेक्टली इनइलास्टिक। दिस कैन बी ऑब्जर्व, कभी भी देख सकते हो आप। आजकल रेनी सीजन है, बाहर आप निकलो, कीचड़ वगैरह बहुत होता है, ठीक है। आप यू आर ऑन फुट, ठीक है, और एक पीछे से एक ट्रक आया, ठीक है, पास में कुछ मड थी, वो मड उछालता हुआ चला गया, आपके कपड़ों पे आके गिर गई, स्टिक कर जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि टकराने के बाद रिबाउंड करेगी ही नहीं, वो आके स्टिक कर गई। या आप
अपने जो आपके बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, अगर वो पहन के बाहर रोड पे निकल जाओ और थोड़ा सा माहौल आजकल जैसा बारिश का है, तो आप ये देखते हैं कि आपके ट्राउजर्स के ऊपर, पीछे जीन्स के ऊपर कुछ मड स्पॉट्स आ जाते हैं। वो मड स्पॉट्स आते हैं ड्यू टू कि भाई जो मड होता है वो फ्लाई करता है फ्रॉम द फ्लैप्स ऑफ द बैक फ्लैप्स ऑफ द बाथरूम स्लीपर्स, ठीक है, जो हवाई चप्पल होती है उससे। तो लास्ट इज सुपर इलास्टिक, इसको तो देख पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब सुपर इलास्टिक के लिए बेटा आपको बॉल को ड्रॉप नहीं करना है, आपको उसको एक फोर्स के साथ फेंकना है। अब देखो ज्यादा रिबाउंड करिए, जहां से आपने फेंका वहां से ज्यादा रिबाउंड कर गया, तो यानी कि जो हमने उसको एनर्जी दी उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने जिस हाइट से हमने उसको फेंका था उससे ज्यादा हाइट गेन कर ली, उसने उससे भी ज्यादा हाइट गेन कर ली। उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है बेटा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में कंप्लीट लॉस ऑफ एनर्जी है क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक में यस, बॉडी जो होती है वो दूसरी बॉडी पे जाके स्टिक कर जाती है, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम जीरो हो जाता है। ओके सर। हाँ बेटा, याशिका बोलो। सर जो आपने बॉल वाला एग्जांपल दिया था वो ड्रॉप करी थी, तो मास उसका फैक्टर नहीं होगा? नहीं, कभी भी जब भी हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं तो याद रखें इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके सर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज gm/r²। तो आप देखो दिस फॉर्मूला इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, हियर द मास इज द मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ओके सर। चलो बात करेंगे कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में, और ये कोलिजन कैसा होगा हमारा, इलास्टिक कोलिजन होगा इन वन डायमेंशन। मान लें कि मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, इस बॉडी का मास m1, इसका मास m2, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 and this is moving with velocity u2. This is before collision. After, at the time of collision, both the bodies will apply equal and opposite force on each other. इसने force लगाया on 2 due to 1. This applies force on 1 due to 2. But after the collision, both will move separately with their individual final velocities v1 and v2. ठीक बात है? यस सर। अच्छा, अब ऐसा करते हुए कोलिजन के केस में याद रखना कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि u1 must be sufficiently larger than u2 for collision to be there. अगर u1 छोटा होगा u2 से तो कोलिजन हो ही नहीं पाएगा, अगर u1 बराबर होगा u2 के तो भी कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो u1 का बड़ा होना लाजमी है, जरूरी है, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। चलो अब बात करते हैं ड्यू टू कि भाई लेट्स से मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 will be equal to momentum after collision m1 v1 plus m2 v2। m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, m1 u1 minus m1 v1 बराबर हो जाएगा m2 v2 minus m2 u2, लिख सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, तो जब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व देन हाफ m1 u1 square minus of half m1 v1 square will be equal to half m2 v2 square minus of half m2 u2 square।
ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन यस नंबर सर। 2। डिवाइडिंग 2 बाय 1, हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन निकल के, तो हमारे पास बचेगा m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1 विल बी इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। ये स्टेप क्लियर है सबको? देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहां से m1 कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b। यस सर। यस सर। और यहाँ पर भी a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखना, m1 से m1 कटा, u माइनस v1 से u माइनस v1, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 और m2 से m2। ठीक है, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। एक इक्वेशन आ गई। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लेट्स से कि मैंने नाम दिया 3, और इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. This u1 minus u2 is called velocity of separation, and this is called velocity of approach. ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। सही, लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा है? Velocity of separation to the velocity of approach. सर ऊपर वाली। u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. u2 को इधर ले आए और v1 को इधर। ठीक है? ओके सर। इधर देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका u1 माइनस v1 था ना, है ना? चेंज इन मोमेंटम Yes. था। अब ये दोनों अप्रोच करेंगे एक दूसरे को कब? जब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तभी करेंगे ना। जब u1 बड़ा sir. होगा u2 से तभी दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ना। यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों? उसी डिफरेंस के साथ पहली वाली बॉडी दूसरी को अप्रोच कर रही है। ठीक है? सर आपने सेपरेशन लिखा है u1 minus u2 के लिए। हाँ, ओ सॉरी 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 यार, गलती से लिख दिया, गलती से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अभी सही है? ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, यहां से हम एक नई टर्म निकाल सकते हैं और उसको हम कहेंगे E। E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको हमेशा मॉड में रखना, एंड दिस E इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर आप इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कह सकते हो। तो ये कोफिशिएंट हमें बताता क्या है? ये कोफिशिएंट हमें नेचर ऑफ कोलिजन के बारे में बताएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि E बड़ा हो 1 से, तो उसका मतलब क्या है? या मैं आपसे कहूं कि वैल्यूज ऑफ E की अगर हम बात करें, तो याद रखना E बेटा हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है? E हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा।
मैंने इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान नहीं लगाया, सिर्फ प्योर लेस देन और प्योर ग्रेटर देन का निशान लगाया है, ठीक है। यस सर। तो यस इसका सर। मतलब ई की वैल्यू 0 नहीं होती है डेली रूटीन में, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलती है परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के अंदर। और जो नॉर्मल कोलिजन्स होते हैं उसमें जनरली ई की वैल्यू 1 भी नहीं होती है, 1 से कम होती है, 0 से बड़ी होती है। अब अगर ई की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब कोलिजन आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा, अगर ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ, यानी यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ही नहीं। और अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो ये सुपर इलास्टिक हुआ, और अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो ऐसे वाले केस के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, ई की वैल्यू 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। अब ई की कोई यूनिट्स भी नहीं होगी, क्यों, ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो है। तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी कोई यूनिट नहीं बनेगी, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अब यहां से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये कि यूजिंग इक्वेशन 3 v1 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ध्यान से, v2 प्लस u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। v2 प्लस u2, u1 को इधर ले आए तो v1 की वैल्यू आ गई। यस सर। Using equation 3, v1 is equal to this, putting in 1, इसको उठा के 1 में डाल दे तो मुझे क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, m1 u1 माइनस ऑफ m1, v1 की जगह डाला v2 प्लस u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब इसको एक्सपैंड करो, m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 माइनस माइनस प्लस हो गया, m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब m1 और m1 u1 और m1 u1 मिलके हो गए 2m1 u1, ठीक है। दिस इज माइनस ऑफ m1 v2 माइनस ऑफ m1 u2। अब आप इस माइनस ऑफ m1 v2 को उठा के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m1 u2, इसको इधर ले आए प्लस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस ऑफ m1 v2 लिख सकते हैं। तो v2 इंटू m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 2m1 u1 प्लस ऑफ m2 माइनस m1 इंटू u2, ठीक है। लिख सकते हो बेटा। यस सर। तो यहां से v2 की वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम क्यों प्रूव कर रहे हैं वो अभी बताते हैं। v2 आ जाएगा m1 प्लस m2 तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया 2m1 u1 प्लस ऑफ m2 माइनस m1 u2। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर मैं यहां एक स्पेशल कंडीशन लगाऊं कि if m1 is equal to m2 which is equal to m, यानी स्पेशल कंडीशन ये कि दोनों बॉडीज का मास अगर इक्वल हो तो क्या होगा,
दोनों बॉडीज का मास इक्वल होने पे आपका V2 देखो ध्यान से, m2 माइनस m1 तो 0 हो जाएगा और m1 प्लस m2 2m हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 2m, ऊपर आ गया 2mu1 प्लस 0, लिख सकते हैं। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, V2 इज इक्वल टू 2mu1 अपॉन 2m, 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया, तो V2 किसके बराबर हो गया, u1 के बराबर हो गया ना। यस सर। यानी कि अगर सारे के सारे मासेस इक्वल होते तो फर्स्ट बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी थी वो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाती, ठीक है। यस सर। सिमिलरली जो V1 होता वो U2 होता, यानी सेकंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाती। यानी दो बॉडीज अगर हेड ऑन कोलिजन में हो, आप इसको हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हो, हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं 1D में। अब हेड ऑन कोलिजन के केस में अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है तो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी सारी की सारी सेकंड बॉडी में, एंड दैट वेलोसिटी बिकम्स इट्स फाइनल वेलोसिटी। और सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज, ठीक है। यस सर। अब ये मैंने यहाँ पर ना सिमिलरली करके लिखा है, लेकिन आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन दोबारा करनी पड़ती, कहां से, यहां से। मैंने V1 की वैल्यू निकाली थी V2 प्लस U2 माइनस U1, आप V2 की वैल्यू अगर निकाल के पुट करते वापस 1 में, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद, स्पेशल केस लगाने के बाद आपके पास V1 इक्वल टू U2 आ जाता, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल उसको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है। यस सर। तो कोलिजन क्लियर है बेटा। यस सर। एक बार इसकी थ्योरी जरूर पढ़ना, ठीक है। अनुषा क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है। ध्रुव, संसृष्टि, यस सर क्लियर है। ओके, संस्कृति, ओके, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन ये हमने किया 1D के अंदर, ठीक। तो जितना पार्ट हमने आज किया ये आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। नो सर। नो सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं। यस सर। एक नेक्स्ट छोटा सा पार्ट और है, उसको हम कहेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इसमें आपको ये वाले रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे सेम मास बॉडी के लिए, ठीक है। या फिर आप ये वाला रिजल्ट याद रखें V2 वाला, ऐसे ही V1 वाला रिजल्ट भी आपको याद रखना होगा, सो दैट अगर मान लो इसके कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो वो न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओ, और कोलिजन के ऊपर आने के चांसेस जरूर रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोलिजन इन 2D के बारे में। अभी हमने बात की हेड ऑन कोलिजन इन 1D, अब बात करते हैं कोलिजन इन 2D। अब 1D में और 2D में फर्क क्या होता है, ज्यादा गहरा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है। अच्छा, आप लोग कैरम और स्नूकर तो खेलते होगे, यस सर। ठीक है। यस सर। कंचे खेले हैं किसी ने? यस सर। गुड, खेलने चाहिए, अच्छी बात है। आजकल बच्चे नहीं खेलते, पेरेंट्स भी मना करते हैं खेलने से, बट हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, अच्छे हैं, ठीक है। कंचे जब आप खेलते हो तो एट टाइम्स आप देखते हो जब दो मार्बल्स आपस में टकराते हैं तो रेयरली देयर इज अ चांस जहां पर
दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, ठीक। और जब आप हिट करते हो किसी दूसरे वाले आगे वाले को, तो टकराने के बाद वो टेंजेंशियली ऐसे जाता है दूर, है ना, ऐसे चिटक के इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। जो पहले वाला होता है वो टकरा के इस तरफ जाता है, ये टकरा के इस तरफ जाएगा। स्नूकर में भी ऐसे ही होता है। आपके पास बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बॉल को पॉट करने के लिए बिल्कुल, मतलब पॉट बॉल और आपकी क्यू बॉल तीनों एक ही लाइन में हो, रेयर चांस होता है ना। इवन कैरम में भी ऐसा ही होता है। कैरम में भी एट टाइम्स आपको कट्स मारने पड़ते हैं ना। यस सर। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो होता क्या है, एक बॉडी आपकी रेस्ट पर होती है, दूसरी बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ आप उसको मूव करवाते हो, ठीक है। लेट्स से कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये u2 0 है, इसका मास m2, इसका मास m1, और आपने इसको मूव कराया इस लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो ये इसको टेंजेंशियली हिट करेगा। as soon as it hits the body tangentially, तो ये वाली बॉडी कहां जाती है, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में भी। तो विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इसने एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई ये बॉडी, एंड लेट्स से कि वो एंगल है आपका अल्फा। ये वाली बॉडी टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में आ जाती है, एंड लेट्स से इट मूव्स एट एन एंगल बीटा। अब दोनों के डिफरेंट एंगल्स होंगे, सेम हो ये कोई जरूरी नहीं। तो इसका जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स। ये अल्फा था आपके पास, सो दिस विल बी v2 cos अल्फा, दिस विल बी v2 sin अल्फा। यहां पर जब इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो ये होगा v1 cos बीटा एंड दिस विल बी v1 sin बीटा। होगा बेटा? यस सर। यस सर। अब यहाँ ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कोलिजन इन 2D में, कि हमें ना बहुत लेंथी कैलकुलेशंस करनी नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करना, और कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करने। तो अगर मैं कहूँ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूं, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो कितना था, m1 u1 प्लस 0, क्योंकि सेकंड बॉडी को तो हमने किस पे माना, रेस्ट पर। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 cos बीटा है, तो m1 v1 cos बीटा प्लस m2 v2 cos अल्फा, ठीक है। दिस इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं निकालना, लेकिन हाँ वाई एक्सिस के केस में निकलेगा रिजल्ट। कैसे निकलेगा देखें ध्यान से, ऑन वाई एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, इस बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, तो इज देयर एनी वर्टिकल वेलोसिटी है? नो सर। नो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। ये तो रेस्ट पे था ही, और इसको हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी नहीं। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, m2 v2 sin अल्फा माइनस ऑफ m1 v1 sin बीटा। अब साइन माइनस में क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन, अब पहला कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो कि m2 v2 sin अल्फा विल बी इक्वल टू m1 v1 sin बीटा। अब ये कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी अलोंग y axis, no matter
कि दोनों कितने एंगल पे जाते हैं, नो मैटर के दोनों की वेलोसिटी क्या है, नो मैटर के दोनों के मासेस क्या है, बट द नेट रिजल्ट विच इज मोमेंटम इज सेम। ठीक है, Yes, sir. सो लाइकवाइज Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, यानी हाफ m2v2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। हाफ से हाफ काट दो, ठीक है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज भी इक्वल होंगी। तो मोशन इन 2D क्लियर है बेटा? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर, सो वी आर डन विद वर्क एनर्जी एंड पावर ऑलमोस्ट। आप भी एक बार ही देखना, मैं भी देखता हूं, अगर कोई एक आधा टॉपिक रह गया होगा तो फर्स्ट वी विल कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके Okay, sir. सर, जो आपने स्प्रिंग वाला सिस्टम कराया था, आपने उसमें फ्रिक्शनलेस कराया था हाँ, सरफेस, तो उसमें फ्रिक्शन वाला भी कोई एग्जांपल होगा क्या? अभी कोई नहीं है, कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाएगा तो वी विल यूज फ्रिक्शन देयर। ओके सर। ठीक है, दैट वाज फ्रिक्शनलेस। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन आज वाले टॉपिक से रिलेटेड बेटा? No, sir. ओके देन, नो सर। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे, देन वी विल मीट ऑन डे आफ्टर टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा।